नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार, घूमता आईना के एडिटर इन चीफ, प्रयागराज टाइम्स के एडिटर इन चीफ, वकील साहब, इतिहासकार, फिल्म और इसके ज्ञानी क्या-क्या उपमाएँ दूँ समझ में नहीं आता। खैर अनुपम मिश्रा सर बोल के छोड़ देता हूँ। बचपन में सर एक कविता मेरी और एक गीत बड़ा बड़ा मुझे पसंद था। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसके बाद उसी में एक और गाना था, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। उसमें कुछ मुगल पार्ट और महाराणा प्रताप का बड़ा इंटरेस्टिंग छंद था। ठीक है, मुगलों की तलवारों को महाराणा प्रताप ने रोका था। अब इतिहास भी बदल रहा है, मोदी जी इतिहास भी लिख रहे हैं और दिख रहा है जो परिश्रम है कि वो 10-12 साल का परिश्रम होगा मोदी जी का। यानी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सत्ता संभाली होगी, तभी से उन्होंने इतिहास के इस नवीनीकरण का संकल्प ले लिया होगा, टीम चुन ली होगी और काम शुरू किया होगा। बड़ा विवाद भी हो रहा है, बहुत बवाल हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसे बता रहे हैं कि अब बस मुगल और देवताओं में ज्यादा अंतर रह नहीं गया है सर। तो सर पहले तो इस कदम को कैसे देखते हैं और क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी जी का ये 2047 वाला विजन की तरफ अब ये कदम दिखने लगा है सर? देखें अभिषेक, तीन बातें। जैसे आज की तारीख में जब यंग बच्चे आते थे तो एक बात पूछते थे कि देखिए ये तो एक हकीकत है कि हम जिंदगी भर हारे हैं, हम हारी हुई कौम हैं, हम हारे हुए हिंदू हैं, हमको ये पढ़ाया गया है। मैं उनको बताने का प्रयास करता था ऐसी बात नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जो बच्चे अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो लिखने पर उनको नंबर मिलेगा तो उनको वो बातें ज़्यादा अपील करती थी। दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक बार सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा जा रहा था कि साहब आप तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, आप ये हिस्ट्री में कहाँ लैंड कर गए, आप ऐतिहासिक बातें कैसे करने लगे। तो उन्होंने कहा कि एक बार अमेरिका में मैं लाइब्रेरी में गया तो मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी में ऐसी तमाम चीज़ें देखी जिनको देखकर मेरी आँख खुल गई। मुझे लगा कि भारत में तो पढ़ाई नहीं जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि इतिहास के कालखंड में एक भी ऐसा समय, खास तौर से जो मेडिवल पीरियड था, जो कि मध्यकाल जिसको कहते हैं, तो जिस दौरान मुगलों का आगमन हुआ, तो कहते हैं कि उसमें एक ऐसा समय एक भी नहीं था जिस समय कहीं ना कहीं भारत में युद्ध ना हो रहा हो। तो ये कहना कि मुगलों का पूरा आधिपत्य था, उनका पूरा साम्राज्य था, अपने आप में गलत था। बल्कि बाद में तो देखिए हालत कितने बिगड़ते चले गए, कहाँ तक हो गया कि शाह आलम तक हालत ये हो गई कि कहावत हो गई कि दिल्ली ते पालम शाह आलम, यानी दिल्ली से साम्राज्य शुरू हुआ और पालम पे ख़त्म हो गया। और मैं कई बार वो नक्शा दिखाता हूँ जिसमें साफ नज़र आता है कि अंग्रेज़ों ने भारत की जो सत्ता थी वो मुगलों के हाथों नहीं ली थी, मराठाओं के हाथ से ली थी। मराठा उस समय तक भारत के 2/3 हिस्से पे कब्जा स्थापित कर चुके थे। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो प्रोफेसर मीनाक्षी हैं जो अभी राज्यसभा भेजी गई हैं, वो एक बड़ी अच्छी बात कहती कि जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी तो उनको लगता था कि भाई चूंकि प्रोफेसर थी वो पढ़ाती भी थी और पढ़ती भी थी, उनका पठन पाठन का कार्यक्रम भी चलता था। तो कहते हैं जब मैं कुछ पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यार पढ़ कुछ और रही हूँ, मुझे पढ़ाना कुछ और पड़ रहा है। यानी कि जब मैं पढ़ती हूँ तो पता चलता है कि हालात कुछ और थे, हकीकत कुछ और थी, सच्चाई कुछ और थी, लेकिन मुझे पढ़ाना वही पड़ता था जो सिलेबस में होता था। तो इसलिए मेरे पढ़ने और पढ़ाने में बहुत ही एकदम 180 डिग्रीज का एक अंतर आ रहा था, एकदम उल्टी बात पढ़ाई जा रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ज़माने से एक बात चली आ रही थी कि साहब इतिहास में उचित बदलाव किए जाने चाहिए, क्योंकि इतिहास को देखिए, इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं, इसमें दो राय नहीं है। जैसे अगर चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं जीता होता और हिटलर जीता होता तो आज हम हिटलर को हीरो के तौर पे देख रहे होते और चर्चिल को विलेन के तौर पे देख रहे होते। तो एक महाश्वेता देवी एक बड़ी वामपंथी जबकि वो थी, पर एक बार मैंने उनका ऑल इंडिया रेडियो पे इंटरव्यू सुना था। वो कह रहे थे कि किंवदंतियां ही असली इतिहास है, बाकी तो विजेताओं की गप्पे हैं। तो जो किंवदंतियां चली आ रही, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। जो किंवदंतियां चली आ रही हैं कि बुंदेलों हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, तो वही असली इतिहास है। बाकी तो जो जीता वो सिकंदर, तो उसने अपने हिसाब से कहानी को लिख डाला, उसने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ मरोड़ डाला।
और इसमें जो इतिहास का जो सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए, जहाँ से इतिहास सबसे ज्यादा भ्रामक होना शुरू हुआ, जहाँ से इतिहास को सबसे ज्यादा गलत टर्न दिया गया, वो 20वीं सदी की शुरुआत में 20वीं सदी की शुरुआत में पहली बार आर्य आक्रांता थ्योरी यानी कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में हमको बताया गया। अच्छा, इसका भी एक कारण था, हमने अंग्रेजों से कहा तुम बाहरी हो, मुगलों से कहा तुम बाहरी हो, तो उन्होंने एक इसका तरीका निकाला, उन्होंने कहा तुम भी बाहरी हो, तुम भी आर्य हो, तुम भी बाहर से आए हो। ऐसा कहने से उनका जो एक ये राज करने का एक कारण जो था वो स्थापित हो गया। उन्होंने कहा भाई पहले आर्य बाहर से आ गए, फिर मुगल आ गए, फिर हम आ गए, कौन बड़ी बात है, सब बाहरी से तो आए हैं। तो नहीं, पर ये बात नहीं है, हम तो सब हजारों साल से यहीं और यहीं के मूल बाशिंदे। अब जितनी ढेर सारी मतलब राखी गढ़ी से शुरुआत हुई और आज तक डीएनए के माध्यम से और तमाम माध्यमों से और आर्कियोलॉजिकल जितने सबूत निकल रहे हैं, इन सब के माध्यमों से एक बात साबित हो गई कि कोई बाहर से नहीं आया। हकीकत यह है कि 1930, 40 और 50 के दशक में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जिसने इस बात को बड़ी दमदारी से कहा कि कोई बाहर से नहीं आया, सब यहीं के मूल बाशिंदे हैं, और वो था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ने बार बार ये बात कही कि आर्य वार्य कोई बात नहीं, उन्होंने आर्य भी यहीं के स्वदेशी हैं और शूद्र भी यहीं के स्वदेशी हैं, सब यहीं के हैं, कोई बाहर से नहीं आया। ये वो टाइम था जब तिलक भी मान रहे थे कि हम कहाँ से, वो आर्कटिक से ले आए थे लोगों को। जवाहरलाल नेहरू ने तो पूरा एकदम अंग्रेजों ने जो पट्टी पढ़ाई वही उसको दोहराना शुरू कर दिया था। हमारे फिर उसके बाद आपने एक पहले आपकी 6 में से 4 जो शिक्षा मंत्री थे वो मुगल हो गए, मुस्लिम हो गए, मुगल तो नहीं पर मुस्लिम हो गए। उसमें जो पहला था उसने तो कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। तो मैं अबुल कलाम आजाद की बात कर रहा हूँ, तो उसने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास को रंग डाला। अब जैसे आपके पटना में, आप मेरे ख्याल से पटना में बैठे हैं इस समय, तो आपके पटना में पिछली बार जब मुझे याद है कि इरफान हबीब आए थे करीब साल भर पहले, साल भर या 8 महीने पहले, तो उनसे ये बख्तियार खिलजी और नालंदा के बारे में पूछा गया। तो इरफान हबीब ने कहा ठीक है, जलाया था तो जलाया था, जो वो एक अंदाज नहीं है सैम पित्रोदा का, हुआ तो हुआ। तो उन्होंने कहते जलाया था तो जलाया था, लेकिन आज की तारीख में हमें ऐसी बातें नहीं पढ़ानी चाहिए जिससे नफरत फैले, हमें वो बातें पढ़ानी चाहिए जिससे मोहब्बत फैले। तो मियाँ तुम पहले ये तय कर लो कि तुम इतिहासकार हो कि मोहब्बत की दुकान चला रहे हो। तो मतलब इतिहास ऐसा हुआ, हमको जो हुआ वो बताना है, हमको अपने हिसाब से मनगढ़ंत किस्से नहीं सुनाने। पर हमारे जो वामपंथी पत्रकार थे उन्होंने अपने हिसाब से मनगढ़ंत इतिहास लिखा। हालांकि मैं इरफान हबीब को वामपंथी नहीं मानता, वो जिहादी इतिहासकार। इरफान जो हमारे वामपंथी इतिहासकार थे उन्होंने अपने हिसाब से मनगढ़ंत इतिहास लिख दिया। और जहां तक इरफान हबीब की बात है, मैं इनको वामपंथी नहीं मानता, ये जिहादी इतिहासकार थे। और जैसे प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल बताती हैं कि सबसे पहले इरफान हबीब के बाद जो थे मोहम्मद हबीब, उन्होंने इस बात की शुरुआत की थी। उन्होंने कहना शुरू किया था कि औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़े वो एक मजहबी फीलिंग से नहीं तोड़े, एक मजहबी भावना के अंतर्गत नहीं तोड़े, राजनीति के अंतर्गत तोड़े। जबकि ये बात कई बार साबित हो चुकी कि भाई इस्लाम में मंदिर तो तोड़ना तो एक तरह से हुक्म है, बुत तोड़ना हुक्म है। तो इसको ये किस तरह की बात कर रही, तो उनके अब्बा ने जो बात शुरू की थी उसी को इरफान हबीब आगे ले आए। तो ये सब एक कलरिंग थी, इतिहास की कलरिंग। जैसे आज भी जो किताबें एनसीईआरटी में जो कुछ भी बदलाव हुआ, अब मैं एक बात कम से कम 20 साल से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई हम जो कह रहे हैं, मान लीजिए हम गलत कह रहे हैं, मानिए इरफान गलत कहे तो छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, एक काम करते हैं, अकबर अपने बारे में खुद क्या कह गया उसको लिख लेते हैं, उसको बात कर लेते हैं। बाबर अपने बारे में खुद क्या कह गया उसको पढ़ लेते। कि नहीं, मूल स्रोत पे मत जाओ। मजेदार बात यह है कि हमारे प्राचीन इतिहास, हमारा मध्यकाल का इतिहास, भाई हमारा पूरा मतलब प्राचीन इतिहास पूरा संस्कृत में है, मध्यकाल का इतिहास पूरा फारसी में यानी पर्शियन में है। इरफान हबीब और रोमला थापर को ना पर्शियन आती है ना संस्कृत आती है, और दोनों ने पूरा इतिहास लिख डाला। एकदम कमाल की बात कर रहा है, मतलब बचा कुचा विपिन चंद्रा ने लपेट दिया। तो भाई मैं कहता हूँ मूल स्रोत पे जाओ। मूल स्रोत पे कोई क्या लिख रहा है? अकबर कह रहा है साहब हमने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-12 बार नरमुंडों की दीवार बनाई, 10-12 बार बनाई। 8 बार तो बैरम खान ने बंगाल में बनाई, उसके लिए बैरम खान को अलग ओहदा दिया गया। अहमदाबाद में बनाई, दिल्ली में बनाई, और जाहिर सी बात है चित्तौड़ में तो बनाई जब हेमू को मारा। तो लेकिन अकबर अपने बारे में कह रहा है कि मैं काफिरों के सरों की दीवार बनवाता हूं। कि नहीं, अकबर जो कह रहा है उसको जाने दिए। हम आपसे बता रहे हैं अकबर बहुत अच्छा शासक था। जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है कि बाबर जैसा शालीन व्यक्तित्व,
बाबर जैसा शालीन और सेकुलर आदमी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा। और बाबर अपने बारे में क्या कहता है? बाबरनामा में बाबर कहता है कि मैं जिंदगी भर भटकता रहा एक गाजी की तरह, और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि किस तरह मैं काफिरों का सर काट के इस्लाम लाऊं और काफिरों के सारे धर्म खत्म हो। वो बंदा अपने बारे में ये कह रहा है, और जवाहरलाल ने कह रहा है उस पर मिट्टी मारो। मैं आपको बता रहा हूँ वो बड़े जेंटलमैन आदमी थे। तो अब सवाल ये है ना कि ना भैया जो नेहरू कह रहे हैं, ना जो मीनाक्षी जैन कह रही हैं, जो ना जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, या अभिषेक या सबको छोड़ो, बाबर क्या कह रहे हैं अपने बारे में वो तो देख लो। अच्छा एक बात देखें, मुगलों में एक बात बड़ी अच्छी थी भाई, उन्होंने अपने पूरे इतिहास को रियल टाइम में लिखा, पूरा रियल टाइम में लिखा। सुबेरे बादशाह सलामत नरमुंडों की दीवार बनाते थे और शाम तक वो आईनी अकबरी में लिख जाता था या अकबरनामा में लिख जाता था। तो भाई जब आदमी अपना इतिहास खुद लिख कर गया है, उसको नहीं मानने को तैयार है। अच्छा देखिए, मेरी कई बार इतिहासकारों से बहस हुई, हमने कहा भाई जब अकबर ये लिख रहा है, औरंगजेब ये लिख रहा है, शाहजहां ये लिख रहा है, जहांगीर ये लिख रहा है, बाबर ये लिख रहा है, हुमायूं ये लिख रहा है, आप उसको क्यों नहीं मानते? बोले उन्होंने गप्पे लिखी। अरे मतलब ये देखिए, आज से मतलब 1000 साल पहले क्या हुआ, जिसने लिखा है उसने गप्पे लिखी हैं, और आज जो लोग बैठे हैं उनको एग्जैक्टली मालूम है क्या हुआ। तो ऐसी बेवकूफी की और बेहुदी बातों का क्या जवाब हो सकता है? अब ये जो एक चेंजेस आए हैं, तो वैसे भी चेंजेस बहुत कम आए हैं, लेकिन बड़े चेंज हैं, इसमें दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आर्य आक्रांता थ्योरी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आर्य इन्वेजन थ्योरी को वो थी भी मुश्किल से आपकी 50-60 साल चली, उसको लोगों ने पहले ही खारिज कर दिया। बड़ी बात यह है कि 1900 के आसपास ये थ्योरी आई और 1930-40 में इसको अम्बेडकर ने खारिज कर दिया। तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत चेंजेस आने बाकी हैं। अब दिक्कत सिर्फ, अच्छा आज जो आप पढ़ाएंगे उसका असर नजर आएगा आपको 10 साल 15 साल बाद। आप ये बस सोचिए कि इसका आज तो आप हल्ला मचा रहे हैं। और एक बात और समझ लीजिए, कल अगर नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार चली जाए, कल राहुल गांधी की सरकार आ जाए, ये 24 घंटे में किताबें, नरेंद्र मोदी को तो फिर भी 11 साल लगे किताब बदलने में, इनको तो 11 घंटा नहीं लगेगा। आपको बताऊं, तमिलनाडु में जब स्टालिन की सरकार आई थी तो उसने 1 हफ्ते में सारी किताबें बदल दी। और किताबों को बदलने के लिए जो कमेटी सेटअप की थी, उसका हेड एक मुस्लिम एमएलए को बनाया था। तो उनको तो 1 मिनट नहीं लगता, आपको तो फिर भी 11 साल लगे। हमको तो रीराइट कुछ करना पड़ेगा ना सर। लेकिन आपने बोला सर इतिहास विजेता लिखते हैं, क्या नरेंद्र मोदी को आधुनिक युग का, मतलब मैं तो मुश्किल से 1991-92 से देख रहा हूँ वो बंडे लगा करके वो आंदोलन होते हुए, मंडल का आंदोलन होते हुए, चाचा का सुना जाना कि भाई चाचा को आज भोजपुर पुलिस ने अरेस्ट किया मंडल आंदोलन में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें मुझे याद आती हैं। क्या आप सर मानते हैं कि नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत के सबसे बड़े नायक हैं? मैं बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि अब इतिहास बदलने वाला क्योंकि एक्सट्रीम हो गया। 370 हटाया, राम मंदिर बना, सब कुछ इनके राज में, बहुत सारे पुराने प्रॉब्लम सॉल्व हुए। लेकिन ये जो विजन जो आने वाले कहा आपने कि 15 साल 20 साल बाद रिफ्लेक्ट होंगे, अगर 2 टर्म भाजपा और कंटिन्यू कर गई तो मोदी को सर कैसे याद किया जाएगा सर? इतिहास कैसे याद रखेगा? नहीं देखिए, मैं तमगे देने में यकीन नहीं करता, लेकिन इसमें क्या दो रहा है कि लगातार 3 बार चुनाव जीत कर लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनना अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात, जो पिछले 11 साल में मेरे लिए 3 जो बड़े मोमेंट्स रहे हैं, वो एक राम मंदिर का बनना, धारा 370 अनुच्छेद 376 370 का समाप्त होना, और अब फाइनली परसों इन किताबों को अब बदलना, मेरे लिए 3 हाई पॉइंट्स रहे, इसमें दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पटल पर भारत को बहुत ऊपर किया है, बहुत अंतर नजर आता है। अब आप कुछ भी कहते रहें, अब यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जिन्होंने देश के अंदर रहते हुए देश के खिलाफ बोलने को ही अपना मकसद बना लिया है। आपका विदेश मंत्री एससीओ की मीटिंग के लिए चीन जा रहा है और आप इसको सर्कस कह रहे हैं राहुल गांधी, तो उसको क्या कहा जाए? और सर्कस जो कर बताते रहते हैं, तो अब इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में वैश्विक पटल पर भारत की छवि बहुत उभर कर आई है, बहुत अच्छे रूप से आई है। और ऐसा नहीं है, भारत की छवि पहले भी 50-60 साल में काफ़ी उभरी है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि मोदी के टाइम में काफ़ी एक इसमें अंतर पड़ा है। और जैसा मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी कार्यकाल के वैसे तो बहुत ढेर सारी आप उपलब्धियां गिना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गिना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खास तौर पे बहुत काम हुआ।
एयरपोर्ट्स पे काम हुआ, सड़कों पे काम हुआ, ट्रेनों पे काम हुआ। सबसे बड़ी बात, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ। किसी ज़माने में कांग्रेस के रक्षा मंत्री ए के एंटोनी ने कहा था कि हम चाइना बॉर्डर पे कोई काम ही नहीं करते हैं, चाइना बॉर्डर पे हम कुछ करते हैं तो चीनी नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए हमने उसको चीनियों के भरोसे छोड़ दिया। तो आज वहाँ पे एयरपोर्ट्स बन गए हैं, आज वहाँ पे चौड़ी सड़कें बन गई हैं, टनल्स बन गए हैं, बात की बात में हमारे सैनिक वहाँ लैंड कर सकते हैं। और आप देखिए कि जब से मोदी आए तब से चाइना टेंस भी है, बार बार चाइना से हमारी झड़प हो ही इसलिए रही है क्योंकि अब तक जैसा कि ए के एंटोनी ने कहा था पार्लियामेंट में कि हमने चाइना बॉर्डर को चाइना के हवाले कर दिया। ये पहली बार है कि अपने बॉर्डर को हम अपने हाथ में ले रहे हैं, तो चाइना परेशान भी हो रहा है। तो हमने बॉर्डर सिक्योरिटी पे बहुत काम किया, हमने इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत काम किया, हमने देश को रक्षा के रूप में बहुत अच्छे तरीके से, हमने कारगिल वॉर आखिरी वॉर देखा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन के अंदर हमने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी देख ली, बहुत कमाल की देख ली। नरेंद्र मोदी को मैं इस बात का भी क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल किया। जैसे जब 1999 में वो कारगिल वॉर हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को कई बार कहा गया था कि भाई आप भारतीय वायुसेना को बॉर्डर क्रॉस करने की, एलओसी क्रॉस करने की इजाजत दे, पर उन्होंने नहीं दिया क्योंकि तब तक हम लोग के दिमाग में ये एकदम कील की तरह ठोक दिया गया था कि अगर हम एलओसी क्रॉस करेंगे तो पाकिस्तान एटम बम छोड़ देगा। तो अब वो नरेंद्र मोदी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्रॉस करके दिखा दी। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में क्रॉस करके दिखा दी, उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक में क्रॉस करके दिखा दी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में क्रॉस करके दिखा दी। तो ये ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा टेक अवे था। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा टेक अवे ये था कि हमारी मिसाइलों की अच्छी टारगेट प्रैक्टिस हो गई। हमको मालूम कि हमारी एक भी मिसाइल हमने जहां मारी थी वहीं गिरी, उससे सूत बराबर भी इधर उधर। अगर हमने मस्जिद के गुंबद में मारी थी तो मस्जिद के गुंबद में ही गई, मीनार में नहीं गई। और सबसे बड़ी मजेदार बात तो इसमें यह है कि अब ये बात सामने आ रहा है कि चाइना जो है उसको अपनी सैटेलाइट्स के जरिए पाकिस्तान को रियल टाइम फीड दे रहा था, बता रहा था। सो मच सो कि पाकिस्तान के डीजीएमओ बार बार कॉल करके ये भी बता रहे थे कि साहब आपने वहां से शुरुआत कर दी, आपने वहां से आपके प्लेन शुरुआत, आपके वहां से मिसाइल शुरू हो गए। आपको यानी मालूम था कि शुरू हो गए, उसके बाद भी आप हमारा प्रहार नहीं रोक पाए। तो दूसरा टेक अवे ये रहा कि हम तुमको जहां चाहेंगे मारेंगे, तुम हमारी एक भी मिसाइल गिरा नहीं पाओगे। और तीसरा सबसे बड़ा टेक अवे ये रहा कि तमाम चाइनीज और तुर्की टेक्नोलॉजी लेकर भी तुम हमारे यहाँ एक परिंदा भी नहीं मार पाए। जैसा कि अभी डोवाल साहब ने कहा कि कहीं कोई एक शीशा चटका हो तो बता दो, कोई एक फोटो वीडियो दिखा दो। तो ये 3 टेक अवे हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, डिफेंस के तौर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, वैश्विक पटल पे ये सब काम नरेंद्र मोदी सरकार में बहुत अच्छे हुए। बाकी तो भाई सरकार है, अब 140 करोड़ का देश है, कुछ कम होगा, कुछ ज्यादा होगा, तमाम चीजें चलती रहेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार से तमाम शिकायतें भी हैं मुझको, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना बड़ा बहुमत मिला उनको, काम और हो सकता था, लेकिन जो हुआ वही। देखिए दूसरी बात, जब बात होती है कि भाई ये दिक्कत है और ये दिक्कत है, ऐसा है वैसा है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आज कालखंड के जिस भी दौर पे हैं, जिस भी बिंदु पर आप मौजूद हैं, वहां आप एक रात में नहीं पहुंचे, आप 1000 साल में वहां पहुंचे। 1000 साल की गुलामी, शारीरिक गुलामी और मानसिक गुलामी, जहनी गुलामी ने आपको यहाँ पहुंचाया है। तो ये सोचना कि 1000 साल की गुलामी 10 साल में पलट जाए, ज्यादा होगा। ये एक सिविलाइजेशन वॉर है, तो इसको एक बार पूरा पासा पलटने में थोड़ा समय तो लगेगा ना अभिषेक। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा कि सर पासा पलटने में समय तो लगेगा। फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी या फिर पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम में, या वो मान बैठे कि भाई हम मोदी को हरा नहीं सकते, तो अब देश को तोड़ देते हैं, एकदम लड़ा दो, जो करना है किसी भी हद तक। क्योंकि लास्ट टाइम और हम जब अब बात कर रहे हैं आप, तब तक ये रोहित वेमुला और एक्ट और इन सब की बात नहीं हुई थी। आपने अपने चैनल घूमता आईना पे किया और मैंने उसको शेयर भी किया अपने दर्शकों के साथ कि मैं चूंकि उतना है, मैंने उस पर भी किया था छोटा सा, लेकिन आपने डिटेल में किया था। अब बात यही है अनुपम सर के, फिर ऐसी जब सिचुएशन आ ही गई है तो क्या कैसे समझा जाए? मतलब मान लिया कि हम हरा नहीं सकते मोदी से, हम लड़ नहीं सकते मोदी से, इसलिए वो चीज अब दिख रही है, वो जो डिस्प्रेशन है, चाहे जयशंकर को कॉल करना या फिर असम में जाकर के हेमंता बिस्वा शर्मा को कहना कि मैं गिरफ्तार करवा दूंगा, अरेस्ट करवा दूंगा, वो भी उनका न्यूज लीक हो जाता है, वो रैली के पहले वो बोलने को विवश हो जाते हैं। मतलब चल क्या रहा है कांग्रेस इकोसिस्टम में सर? देखिए अंग्रेजी में कहावत है अभिषेक, रूल इट और र्यून इट, यानी या राज करेंगे या बर्बाद कर देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस तरह सोचे कि कल कोई आपके घर पे कब्जा कर ले अभिषेक, तो फिर उसके बाद आप कानून वानून सब हाथ से छोड़ देंगे, आप कहेंगे यार पहले अपना घर निकालना, और आपको बहुत गुस्सा आएगा। तो वंशवादी राजनीति के साथ यही होता है। जो वंशवादी पॉलिटिशियंस हैं
वो सत्ता को अपना हक समझती है, अपना घर समझते हैं। जैसे आप अपने घर को अपना हक समझते हैं, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद को अपना हक समझते हैं, अपना घर समझते हैं। वो कहते हैं ना, मैं सत्ता के बीचों बीच पैदा हुआ। जैसे अखिलेश यादव इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का किसी और को अधिकार है। जैसे तेजस्वी यादव को ये बात गले ही नहीं उतरती कि बिहार में कोई और भी, वो कहते हैं मेरे अम्मा भी मुख्यमंत्री, मेरे पप्पा भी मुख्यमंत्री, बताइए हम नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे तो कौन बनेगा। तो ये जो वंशवाद की राजनीति है, वो आपको जो सत्ता है वो अपनी बपौती बनवा देता है, और वो आप मान सकते हैं कि हमारा हक है। और फिर जब आपको लगता है आपका हक छिन रहा है, तो फिर आप बड़े कटु हो जाते हैं। तो अभिषेक, आपने देखा अखिलेश भी कटु हैं, आपने देखा है कि तेजस्वी भी कटु हैं, और राहुल गांधी ने तो जैसे अपनी बात को ही साबित करना शुरू कर दिया है। जो उन्होंने साल भर पहले विदेश में कहा था कि पूरे देश में पेट्रोल छिड़क दिया है, बस दिया सलाई लगाने की जरूरत है। तो पेट्रोल छिड़कने का काम भी वही किया है उन्होंने, किया है, दिया सलाई लगाने का काम भी वही कर रहे हैं। ये वास्तव में बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि देश ने ऐसा विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। देश ने ऐसा विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। थैंक यू सर। ऑन दिस नोट विल वाइंड अप द शो। मैं कांवड़ यात्रा पर हूं, तो उस समय जब ये वीडियो आ रहा होगा तो आप लोग रिकॉर्डेड देख रहे होंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब घूमता आईना। अनुपम मिश्रा सर वो जरूर लाइव रहेंगे, और मेरी टाइमिंग से आधे घंटे पहले की इनकी लाइव रहती है, तो आप लोग अभिषेक, आपका कांवड़ यात्रा पे आप निकल रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा लगता है। और आप छोटे हैं मुझसे इतने, आपको आशीर्वाद भी है और आपको बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और हर साल जिस तरह आप कांवड़ यात्रा पे जाते हैं, ये देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है। मेरा मानना है सर कि जिस परंपरा को मेरे दादाजी, पापा, मेरे छोटे चाचा, इवन मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं, उन्होंने भी 1 साल किया है। जब तक ये एक परंपरा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे पहले देवघर से मतलब कांवड़ लेके गए थे बाबा आज गैबी धाम से देवघर, ये हमारी मान्यता है। उसको किसी 2 कौड़ी के इंडियन एक्सप्रेस या फिर नचनिया टाइप के वामपंथन इतिहासकार के ऊपर थोड़ी ना छोड़ सकते हैं हम। वो तो हम अपना देखिए परंपराओं का निर्वहन ही तो हमारी सभ्यता है अभिषेक। आज 10,000 साल से आर्यवर्ते भरत खंडे परंपरा ही तो है ना। तो वो परंपराओं का जो निर्वहन है, वही एक सभ्यता को, जिसे कहना चाहिए, उसकी कड़ी से कड़ी मिलाकर रखता है। और इसीलिए देखकर अच्छा लगता है। और आपको बहुत शुभकामनाएं, और धाम में मेरा भी प्रणाम कहिए। जरूर 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 सर। आपके भी सभी दर्शकों की तरफ से प्रणाम होगा, मेरे भी सभी दर्शकों की तरफ से प्रणाम होगा। प्रणाम सर। जय श्री राम। जय श्री राम।